इसका दूसरा जो हिस्सा है वो है सामाजिक परिवेश। सामाजिक परिवेश का मतलब ये है कि जो हमारी सोसाइटी है, खासतौर से गांव की जो सोसाइटी है, ये जो परिवार समूह है, उससे जो निकली हुई सोसाइटी है, उसके विषय में देखिए, जब हम शहरों के अतिरिक्त बात करते हैं पूरी की पूरी, तो गांव की जो सामाजिक दशाएं होती हैं वो काफी अलग होती हैं। और तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो पूरी तरह से अलग हैं। जब हम सामाजिक परिवेश की बात करते हैं तो खासतौर से गांव की जो संरचना वो पारिवारिक होती है, क्योंकि गांव अधिकांश पारिवारिक समूह के हिस्से होते हैं। जैसे आपने देखे ही होंगे, मैं अपना व्यक्तिगत बता सकता हूं कि मेरा जो गांव है उसकी 50% आबादी हमारे एक ही परिवार से निकली है। तो एक ऐसी स्थिति जहां पर अगर 1400-1500 लोग रह रहे हैं, तो वहां पर एक बहुत बड़ा परिवार जो हो सकता है कि दसियों पीढ़ियों पुराना हो, 200-300 साल पुराना हो, ऐसा। तो ऐसी जो स्थितियां हैं वो पारिवारिक समूह के आधार पर हो सकती हैं। सामाजिक परिवेश में हम उसकी संस्कृति भी पढ़ते हैं। संस्कृति का मतलब ये है कि जो उनकी परंपराएं हैं, जो उनके विश्वास हैं, जो उनके रीति रिवाज हैं इत्यादि, ये सारी चीजें जो हैं वो सारी की सारी बातें, या हम ये कहें कि एक जीवन शैली की जो चीजें हैं उनके विषय में भी हम पढ़ते हैं। गांव का अपना एक ढांचा होता है, उस पूरे ढांचे के अंतर्गत ये पूरी संस्कृति कहीं ना कहीं फिट होती है। और हर गांव में के अतिरिक्त दूसरे गांव में हो सकता है कि ये स्थितियां या एक पारिवारिक समूह से हटकर दूसरे पारिवारिक समूह में जो भी नियम हैं, परंपराएं हैं, रीतियां हैं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं बदल जाती हैं। तो ऐसी स्थितियां जो हैं वो सामाजिक परिवेश के अंतर्गत आती हैं। ये ग्रामीण स्थितियों की बात करें। लेकिन जब हम अपने विकास के अंतर्गत सामाजिक परिवेश की बात करते हैं तो फिर आता है गरीबी, या हम इसे निर्धनता कहें, बेरोजगारी, आर्थिक परिस्थितियां, सामाजिक विभेद, सामाजिक योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियां इत्यादि। तो फिर जब हम एक औपचारिक आधार पर जब पढ़ना शुरू करते हैं, या हम सरकारी नियमों के आधार पर जो पढ़ें, तो फिर हमको ये सारी चीजें भी पढ़नी होंगी। इनके विषय में तो हम पढ़ेंगे, साधारण तरीके से पढ़ेंगे सारी की सारी चीजें, लेकिन प्रमुख रूप से इनके विषय में भी हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जितना भी स्वरूप है वो सारा का सारा ध्यान रखिएगा। सामाजिक स्वरूप देखिए, क्योंकि नगरीय परिवेश जो होता है वो काफी हद से ग्रामीण परिवेश से अलग होता है। जैसे अगर हम नगरीय संरचना और ग्रामीण संरचनाओं में अंतर की बात करें कि कैसे दोनों के बीच में हमको अंतर मिलता है, तो सबसे पहले तो ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय चीजों में जो अंतर मिलता है वो उसकी परिभाषा पर भी मिलता है। जैसे अगर परिभाषा की बात मान लीजिए कि नगर क्या होते हैं, गांव क्या होते हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए नगर और गांव में अंतर का, तो नगर क्या होते हैं, गांव क्या होते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि ऐसे क्षेत्र जहां 75% जनसंख्या कृषि कार्य नहीं करती, वो कम से कम की स्थिति है, वो नगर होते हैं। और इसी का अपोजिट 75% प्लस जनसंख्या कृषि कार्य कर रही है, तो वो गांव है। यहाँ का जो जनघनत्व होता है वो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की स्थिति होती है। इसका बहुत कम होता है भाई, क्योंकि इनकी जनसंख्या ही बहुत कम होती है। कई गांव जो होते हैं छोटे छोटे, जहाँ की जनसंख्या 100 से लेकर 1500, बहुत बड़े गांव हुए, समूह नहीं केवल अकेला गांव, तो 5000 4000 की जनसंख्या, जैसे उत्तर प्रदेश में ही ले लिए तो बहुत ही रेयरेस्ट गांव होंगे जिनकी जनसंख्या 4000 के ऊपर होगी, अन्यथा 4000 से कम की जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं सारे के सारे। तो इनकी जो
प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व या डेंसिटी की स्थिति है वो भी काफी कम होती है। और अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की स्थिति यहाँ पर जो होती 5000 से अधिक, तो ये कस्बाई क्षेत्र होते हैं सारे के सारे, जैसे है नगरी कस्बाई क्षेत्र, और यहाँ की जनसंख्या तो 5000 से नीचे ही होती है अक्सर। लगभग अपवादों को छोड़कर 99% गांव की जो जनसंख्या है, भारत में लगभग 6 लाख से ज्यादा गांव है, तो हालांकि 6 लाख से ज्यादा 6.99 लाख गांव हो गए हैं, लगभग 7 लाख गांव हो रहे हैं आज के समय में, तो ये भी स्थिति है। तो ये ध्यान रखिएगा, तो यहाँ की जो जनसंख्या 5000 से कम होती है। तो ये गांव और शहर के बीच का एक प्राथमिक अंतर है क्या है। लेकिन अगर हम सामाजिक परिवेश, ये तो ग्राम स्वरूप के आधार पर था, अगर हम सामाजिक परिवेश के आधार पर अंतर देखें तो गांव और शहर में भी काफी अंतर होता है, या दोनों के बीच में कई सारे अंतर हमको दिखाई पड़ते हैं। कई सारे अंतरों का मतलब है, विश्वास की अवधारणाएं की बात करें विश्वास की अवधारणाएं का मतलब ये होता है कि जो शहरी क्षेत्र होते हैं वो थोड़ा सा जागरूक होते हैं अंधविश्वास के आधार पर, धार्मिक स्वरूप के आधार पर, लेकिन गांव समूहों में हमको आज भी जागरूकता की बेहद कमी मिलती है। धार्मिक रूढ़िवादिता बहुत बड़ी मात्रा में मिलती है, कहीं ना कहीं छोटी छोटी परंपराएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, उनके आधार पर अभी भी बहुत पिछड़ी स्थितियां हमको मिलती हैं। और अंधविश्वास की भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं, छोटी छोटी जादू टोने से संबंधित हो सकती हैं, तांत्रिक पद्धतियों से संबंधित होती। ऐसा नहीं कि शहरी क्षेत्रों में नहीं है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में क्योंकि जनसंख्या बाहुल्यता है, इसलिए प्रतिशत के आधार पर शहरी क्षेत्रों में इनकी कमी हो जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी अधिकता हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम आर्थिक क्रियाकलाप की बात करें तो आर्थिक क्रियाकलाप में ग्रामीण क्षेत्रों में तो बहुत संकुचित स्थिति है, क्योंकि ज्यादातर कृषि है या कृषिगत व्यापार है। वही दूध डेयरी का कार्य हो सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में, मत्स्य पालन का हो सकता है, मधुमक्खी पालन का हो सकता है, खांडसारी हो सकता है जो गुड़ बनाना या शक्कर बनाने की स्थितियां होती हैं। इसके साथ ही मुर्गी पालन की स्थितियां हो सकती हैं, अंडा उद्योग हो सकता है। तो ये कुछ ही गिने चुने उद्योग हैं जो है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ये ग्रामीण क्षेत्र ही रॉ मटेरियल पहुंचाते हैं और शहरी क्षेत्रों में उनकी अत्याधुनिक चीजों का निर्माण होता है, चाहे वो फैक्ट्रियों में हो, चाहे कंपनियों में हो, चाहे कारखानों में हो। तो बड़ी संरचनाएं जो हमको दिखती हैं वो खास तौर से शहरी क्षेत्रों में होती है। इसीलिए शहरी जो क्षेत्र होते हैं वो आर्थिक गतिविधियों में बहुत आगे होते हैं और आर्थिक क्रियाकलापों में आगे होते हैं। और इसी वजह से क्या होता है कि ग्रामीण जो आकर्षण होता है वो शहरों की ओर बहुत तेजी से भागता है, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो बेरोजगारी को कम करती हैं, रोजगार उत्पन्न करती हैं। तो ग्रामीण जो कामगार हैं, जो कार्मिक हैं, मजदूर हैं, वो बड़ी मात्रा में शहरों की ओर लगातार पलायन करते जाते हैं। आकार की बात करें तो गांव बड़े छोटे छोटे हो सकते हैं, लेकिन शहर जो होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। वो तो संकुल के रूप में होते हैं, समूह के रूप में भी होते हैं, इसलिए इनकी स्थितियां बहुत बड़ी होती हैं। जनसंख्या के आधार पर भी अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या, जैसे उत्तर प्रदेश में आप हमीरपुर को ले लीजिए, हमीरपुर की जो जनसंख्या है टोटल वो लगभग आपकी 2-3 लाख के आसपास की स्थिति है। और अगल बगल के क्षेत्रों से वहां पहुंचते पहुंचते 4 से 5 लाख, बहुत कम जनसंख्या का क्षेत्र। लेकिन कानपुर की बात कर लें बगल में ही, तो कानपुर की जो सरकारी गणना के आधार पर लगभग 29 लाख की आबादी है और अप्रत्यक्ष रूप से नगरीय संकुल के आधार पर लोगों के रोजगार या प्रतिदिन आवाजाही के आधार पर लगभग 70 लाख से ज्यादा आबादी कानपुर में निवास करती है। तो ऐसी भी स्थितियां हैं कहीं ना कहीं, ध्यान रखिएगा। संस्कृति, जीवन शैली की बात करें तो यहाँ पर विकासवादी परिस्थितियां काफी होती हैं शहरी क्षेत्रों में, और जो जीवन शैली होती है वो बहुत ही एडवांस, अत्याधुनिक,
अत्याधुनिक इस आधार पर क्योंकि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों से सीधे इंटरेक्ट होते हैं, सीधे जुड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी विकासवादी परिस्थितियां जो होती हैं, उनका जीवन शैली जो होती है, उसको बदल कर रख देती हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का जो पहुंच का जो दायरा होता है वो बेहद कम होता है। दायरा कम होने का सीधा सा मतलब है कि उनकी जीवन शैली जो होती है वो बहुत ही धीमी गति से परिवर्तित होती है, इतनी धीमी गति से कि वो हमको समझ में ही नहीं आती कि परिवर्तन है। कि देखिए, आज से 20-25 साल पहले बहुत ही रेयर था कि लोग ग्रामीण क्षेत्रों में पैंट शर्ट पहनते हों। ज्यादातर लोग धोती कुर्ते में हमको दिखाई पड़ते थे, और आज के समय में भी अभी भी हमको वहां पर धोती कुर्ता है, लेकिन हम इसे पुराना नहीं कह सकते, ये तो भारतीय परंपरागत परिधान है सारे के सारे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर शहरी क्षेत्रों के मुकाबला करें तो तेज तर्राक पैंट शर्ट पहनना, क्योंकि धोती पहनने में समय लगता है, अच्छे नहीं पहन पाते, तो ये भी स्थिति है। क्योंकि वो एक जीवन शैली तेज हो गई, तो तेज होने की वजह से उनके परिधान भी बदल गए। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जीवन शैली धीमी है, इसलिए उनके परिधान भी अभी भी धीमे हैं, ये भी स्थिति है। तो जीवन शैली, परंपराएं, जागरूकता इत्यादि की सारी बातें। रोजगार की संभावना, क्योंकि आर्थिक क्रियाकलाप शहरी क्षेत्रों में अधिक है, इसलिए रोजगार की संभावना ज्यादा अच्छी होती है। और सबसे बड़ी चीज, सरकारें शहरों की ओर ज्यादा ध्यान देती हैं, गांव की ओर कम ध्यान देती हैं, इसलिए शहरी क्षेत्रों में विकासवादी परियोजनाएं ज्यादा हमको दिखाई पड़ती हैं, ये भी स्थिति। उद्योग धंधे भी हमको शहरी क्षेत्रों में ही दिखाई पड़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही कृषिगत उद्योग धंधे ही मिलेंगे, अन्यथा बहुत ही रेयरेस्ट होगा कि किसी क्षेत्र में कोई उद्योग धंधा हमको दिखाई पड़े। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना चलाई, प्रत्येक जनपद के लिए एक उद्योग की बात, तो अब कोशिश ये की जाएगी कि हर जनपद जो उसकी अपनी मुख्य विशेषता है, उससे संबंधित जो उद्योग है उसको प्रमोट किया जाए। तो अब ग्रामीण क्षेत्रों में ये क्वेश्चन मार्क है कि उनके क्षेत्रों में आखिर कौन सा उद्योग है। जैसे हमीरपुर को ले लीजिए आप, फतेहपुर को ले लीजिए आप, बांदा को ले लीजिए, तो ये जैसे है, श्रावस्ती को ले लीजिए, गोंडा को ले लीजिए, तो ये बहुत ही कम औद्योगिक स्वरूप रहा है। लेकिन कानपुर को ले लीजिए तो यहाँ पर अपनी विशेषताएं हैं कि चमड़ा प्रसिद्ध है, यहाँ पर प्लास्टिक उद्योग बहुत प्रसिद्ध है, तो ये आगे बढ़ जाएगा। आगरा है तो आगरा का अपना पेठा प्रसिद्ध है, लेकिन पेठे का जो रॉ मटेरियल है वो भी ग्रामीण क्षेत्र से आ रहा है। तो ग्रामीण क्षेत्र की दुर्दशा इसीलिए है क्योंकि उनके पास यही स्थिति नहीं कि आखिर उनकी खुद की अपनी विशेषता क्या है, ये उनको मालूम ही नहीं। तो इसी वजह से उद्योग धंधे हैं जो पिछड़े हैं, तो अंतर नगरों से ये हो जाता है। संचार की दृष्टि से देखें, संचार हो गया, परिवहन हो गया, तो ये शहरी क्षेत्रों में ही अधिक है ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा। संचार में आप चाहे डिजिटल स्थिति ले लीजिए, ब्रॉडबैंड की स्थिति ले लीजिए, आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड बहुत कम मिलेगा, लेकिन शहरी क्षेत्रों में आपको ब्रॉडबैंड हर जगह अवेलेबल मिल जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन और ग्रामीण क्षेत्र में मिलेगा तो स्पीड ही नहीं देगा, तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे, सबसे बड़ी चीज ये है। तो परिवहन की स्थिति देखिए, कानपुर जैसे शहरों में मेट्रो चलने की संभावना व्यक्त हो रही है, लखनऊ में प्रारंभ हो चुकी है, नोएडा में प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन अभी अगर कहिए कि हमीरपुर और श्रावस्ती में चलना शुरू कर दे तो ये संभावना अभी आने वाले 50 साल में भी नहीं दिखाई पड़ती कि श्रावस्ती जैसे शहर में या ग्रामीण क्षेत्र में चलेगी ही चले। तो ऐसी स्थितियां भी हैं परिवहन की। स्वास्थ्य की सुविधाएं शहरी क्षेत्रों में ज्यादा अधिक होती हैं, हर तरह के स्वास्थ्य संरचनाएं, अच्छे डॉक्टर से लेकर अच्छे कॉलेजेस से लेकर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिन्हें कहें, वो ट्रामा सेंटर्स सब मिलेंगे। लेकिन गांव के सीएचसी आपको प्राथमिक जो चिकित्सालय हैं वो ज्यादातर मिलेंगे, और हो सकता है डॉक्टर भी ना मिले। तो ये भी है। वित्तीय समावेशन की स्थितियों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन की बहुत सारी स्थितियां हैं। सरकार योजनाएं चलाती हैं, बीमा एजेंसीज हैं, बहुत सारी आपकी बैंक बहुत सारे काम करते हैं, बैंकों के ज्यादातर ऑफिसेस शहरी क्षेत्रों में मिलेंगे, ग्रामीण में नहीं मिलेंगे, इत्यादि बहुत सारी बातें। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर मिलेंगे भी तो बहुत दूर दूर मिलेंगे, जिससे ग्रामीण स्थितियां बहुत कमजोर है। हालांकि वो अलग बात है कि सरकार के द्वारा जनधन योजना चलाई गई,
प्रधानमंत्री जन धन योजना जो वित्तीय समावेशन की विश्व की सबसे बड़ी योजना है, और उसने ग्रामीण परिदृश्य काफी बदला। और ये भी किया कि जो हमारे पोस्ट ऑफिसेस के जो हमारे पोस्टमैन हैं उनको बैंक मित्र घोषित किया गया, और बैंक मित्र के आधार पर वो ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों के खाते और उनके वित्तीय समावेशन से संबंधित पूरी सहायता करते हैं। तो ये जो स्थितियां हैं, लेकिन वो बहुत धीमी हैं, ये भी है। और शहरी क्षेत्रों में यही चीजें सारी की सारी बहुत ज्यादा तेज हैं कहीं ना कहीं। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा भी शहरी क्षेत्रों में हमको अक्सर बहुत ज्यादा मिलेगी। शिक्षा, चाहे आप व्यावसायिक शिक्षा की बात करिए, चाहे आप टेक्निकल एजुकेशन तकनीकी शिक्षा की बात करें, सामान्य शिक्षा की बात करें, हायर एजुकेशन के कॉलेजेस की बात करें, यूनिवर्सिटीज की बात करें, स्कूलों की बात करें, अत्याधुनिक स्कूलों की बात करें, तो आपको शहरी क्षेत्रों में ज्यादा मिलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ये सब बहुत कम मिलेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में इंग्लिश मीडियम के नाम पर केवल इंग्लिश की किताबें चलती हैं। अध्यापक जो है वो हो सकता है कि उसका उच्चारण भी अच्छे ढंग से ना कर पाते हो, ऐसी भी स्थितियां हैं। लेकिन शहरी क्षेत्रों में फ्लुएंट इंग्लिश बिल्कुल अच्छे ढंग से, बहुत स्पीड के साथ स्कूलों में बोली जाती, बच्चे छोटे छोटे बहुत अच्छे ढंग से बोलते। तो ये स्थितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं विकास को आगे बढ़ाती हैं। क्योंकि इंग्लिश ठीक है, हम हिंदी के आधार पर उसका विरोध करें या पक्ष लें, वो अपनी जगह है, लेकिन विकास की स्थितियों में इंग्लिश बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लैंग्वेज बनती चली आ रही। तो ग्रामीण यहाँ पर पीछे चले जाएंगे। जैसे हम आयोगों की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो या यूपीएससी हो, उसमें इंग्लिश के पेपर को लेकर बहुत विरोधाभास हमेशा रहता है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम की लड़ाई हमेशा छिड़ी रहती है। तो ये सब स्थितियां जो है वो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के कारण बहुत, और शहरी क्षेत्रों में विकास, अच्छी शिक्षा पद्धतियां, अच्छे संगठन, अच्छे संस्थान होने की वजह से यहाँ पर लोगों का भार बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग लगातार इन क्षेत्रों में पलायन करते चले जा रहे हैं। तो ये सारी स्थिति है, चाहे गुणवत्ता के आधार पर हो, विविधता के आधार पर हो, कैसी भी हो, ज्ञान विज्ञान इत्यादि के आधार पर, तो ये स्थितियां कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही। ये अंतर है गांव और शहर की संरचना की स्थितियों का। ठीक है मित्रों, हम लोग अगली क्लास में ग्रामीण जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसको प्रारंभ कर देंगे। ये तो केवल अंतर था, इत्यादि था, एक परिचय था, जिसे हम कहें गांव, शहर, नगर, ये सब क्या होते हैं, इनका एक परिचय है। तो ये ध्यान रखिएगा, वो सारा का सारा। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।